नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें और लोग आपको घुमा ना सकें, देश को बर्बाद ना कर सकें। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपके बच्चों को भी समझ में आएगी और उनके काम की भी है। तो उनके हाथ से मोबाइल लीजिए और बैठाकर न्यूज की पाठशाला दिखाइए। सबसे पहले अटेंडेंस लेते हैं, फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं, नुपुर शर्मा ने अब ऐसा क्या कहा जिससे केस पलट गया। भाई पिछली बार तो कुछ और स्थिति थी, अब ऐसा क्या कह दिया जिससे केस पलट गया। आज उसके बारे में बात करें। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक क्यों लग गई, यह भी बताऊंगा। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उसकी एक एक डिटेल आपको दूंगा। नुपुर के पीछे सरतन से जुदा गैंग का नया गैंग कैसे लग गया, इसकी भी बात होगी। इसके अलावा आटा दाल चावल पर जीएसटी का पूरा सच क्या है। रुपया गिर रहा है तो रुपए की गिरावट का मोदी वर्सेस मनमोहन चैप्टर भी लेकर आया हूं। लेकिन पाठशाला की शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले नुपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी एक एक डिटेल के साथ। पाठशाला में कल हमने नुपुर शर्मा के मामले में जो बातें कही थी वो बातें आज सही साबित हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नुपुर शर्मा के मामले में एक तरह से वो नया ऑर्डर दिया जिसे कई एक्सपर्ट्स, कल आपको याद होगा जस्टिस ढींगरा भी हमारे साथ बैठे थे जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है भूल सुधार करने का। तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह भूल सुधार की तरफ जाता हुआ कदम लग रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जिस नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी राहत देने से इनकार कर दिया था, उसी नुपुर शर्मा को उसी केस में उसी अदालत में उन्हीं दो जजेस ने 18 दिन बाद अपने पुराने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए बड़ी कानूनी राहत दी। और उस कानूनी राहत में क्या है उसकी एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जब इस ऑर्डर में क्या क्या लिखा है वो पढ़कर बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। नुपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए ऑर्डर में जो कहा है, पहले उसका लब्बो लुआब देख लीजिए और क्या फर्क है वो जरा देखिए पहले। लेकिन जरा देखिए कि कहा क्या। मोटे तौर पर कहा यह है कि 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अलग अलग राज्यों में नुपुर के खिलाफ दर्ज शिकायतों और एफआईआर के अलावा भविष्य में भी अगर कोई दर्ज करा दे एफआईआर या शिकायत तो 10 अगस्त तक एक्शन नहीं होगा, यह इस ऑर्डर में कहा गया है। 10 अगस्त तक उन सभी राज्यों और केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया है जिन राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के रुख में और 19 जुलाई के रुख में यानी आज में क्या फर्क आया है आपको यह भी समझना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नुपुर को फटकार लगाते हुए कहा था कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। 1 जुलाई को कोर्ट का रुख यही था, यही दो जज थे और यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही नुपुर शर्मा थी, यही क्लबिंग ऑफ एफआईआर का मामला था। तब कहा था नुपुर को खतरा है या देश को खतरा है। आज कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को जिस तरह से जान से मारने की धमकियां मिली उससे चिंता इस बात को सुनिश्चित करवाने की है कि नुपुर कानूनी राहत के विकल्प का इस्तेमाल कर सके। फर्क देख रहे दोनों में। 18 दिन में जमीन आसमान का फर्क आया है उन्हीं दो जजेस की आज की बात में। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि कई एफआईआर के बाद भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि देश में जो भी माहौल बिगड़ा है उसके लिए महिला अकेले जिम्मेदार है। अब कहा गया है कि नुपुर शर्मा पर 10 अगस्त तक एक्शन नहीं होगा और नुपुर की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्र 10 अगस्त तक जवाब दे, यानी 10 अगस्त तक गिरफ्तारी नहीं होगी। तब पूछा गया था कि अरेस्ट क्यों नहीं हुई महिला जिसकी वजह से सब हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही गिरफ्तारी से एक तरीके से 10 अगस्त तक राहत दे दी। तब नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था, जिसके बाद नुपुर ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। आज के फैसले के बाद उम्मीद यह दिख रही है कि नुपुर शर्मा के मामले में अलग अलग दर्ज एफआईआर को क्लब करके एक जगह पर सुनवाई की जा सकती है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि वापस हाई कोर्ट जाइए। जब कह दिया था हाई कोर्ट जाना है तो जाइए, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट। ये बदलाव आया। तब नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ 4 लाइन में था, 4 लाइन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो बातें कही थी, अगर उनको लिखने बैठते तो 5 पन्ना भर जाता। तो आदेश 4 लाइन का, लेकिन बयानबाजी जो थी, जो उनकी बातें थी, वो लंबी चौड़ी थी। कहा गया था वैकल्पिक उपायों पर विचार करें, याचिका वापस हो गई। अब आज का फैसला जो है, यह 5 पन्ने का फैसला है। कहां 4 लाइन का फैसला, कहां 5 पन्ने का फैसला। और इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आज कोई बयान नहीं दिया है जजेस ने, कोई बातें नहीं कही हैं उन्होंने ऐसा वैसा दाहिने बाएं। जो एफआईआर दर्ज है उनका जिक्र किया है, उनकी जान पर खतरे की बात को स्वीकार किया है। इसको पढ़कर अभी सुनाऊंगा। ये आपको ऑर्डर की कॉपी दिखा रहा हूं, जरा दिखाइए इसको पास से दिखाइए। इसमें लिखा हुआ है ना, इसकी झलक आप देखिए जरा। यहां लिखा हुआ है कि एनवी शर्मा पिटिशनर, यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें जस्टिस सूर्यकांत जो उस दिन जज थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी पर्दीवाला जो उस दिन जज थे, वही दोनों जज आज भी सुनवाई कर रहे हैं। पिटिशनर के वकीलों का नाम है और पूरा ऑर्डर है। अभी इस ऑर्डर में लिखा क्या क्या है, ये पूरा पढ़कर बताऊंगा। पहले जरा उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट के रुख में 18 दिन में ऐसा बदलाव कैसे आया, इसको समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में विस्तार से चीजें लिखी। याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास है। 1 जुलाई को हमने इस विकल्प का प्रयोग करने की बात कही, क्योंकि आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई आज आप गिरफ्तारी पर रोक लगा रहे हैं, क्लबिंग ऑफ एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर जवाब मांग रहे हैं, सुरक्षा को लेकर जवाब मांग रहे हैं। एक तरीके से क्लबिंग ऑफ एफआईआर पर तो कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन जो आज कर रहे हैं वो तब क्यों नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिखा है कि भले नुपुर शर्मा क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने एफआईआर को क्वॉश करने, यानी एफआईआर को खत्म करने का अधिकार हाईकोर्ट का है, यह कहते हुए कहा था कि आप हाईकोर्ट के पास चले जाइए। हालांकि अब कोई यह भी मन में प्रश्न पूछ सकता है, उसके मन में यह बातें आ सकती हैं कि जब वो एफआईआर क्वॉश करने के लिए गई ही नहीं थी, वो तो एफआईआर को क्लब करने के लिए गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एफआईआर को क्वॉश करने यानी खत्म कर देने के लिए हाईकोर्ट के पास क्यों भेज दिया था। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि हमने यही विकल्प आपको दिया था कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए। याचिकाकर्ता ने मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें कहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसमें कहा गया है कि हमारे सुझाए विकल्पों का प्रयोग करना लगभग नामुमकिन है और हमें फौरन दखल देने की जरूरत है, जिससे याचिकाकर्ता के जीवन और आजादी की रक्षा की जा सके, जिसकी गारंटी संविधान का आर्टिकल 21 देता है। अब कुछ लोगों के मन में आज भी सवाल आ सकता है कि याचिकाकर्ता यानी नुपुर शर्मा तो उस दिन भी गुहार लगा रही थी कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। तब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तुम्हारी जान को खतरा है या देश को खतरा हो गया तुम्हारी वजह से। 18 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कह रहा है कि आर्टिकल 21 के तहत जो गारंटी दी गई है संविधान में, उसको ध्यान में रखते हुए यह मामला सुना जा रहा है। देख रहे हैं अंतर। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में नुपुर शर्मा पर जान के गंभीर खतरे के बारे में बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी इसके बारे में विस्तार से लिखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा गया है कि याचिकाकर्ता ने बताया कि 1 जुलाई 2022 के आदेश के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे अजमेर दरगाह का खादिम होने का दावा करने वाले सलमान चिश्ती ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वो याचिकाकर्ता का गला काटने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के निसार नाम के शख्स ने एक वीडियो बनाया, जिसमें याचिकाकर्ता का सिर कलम करने की बात कही गई। पश्चिम बंगाल में कुछ नई एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनके बारे में याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं थी। कोलकाता पुलिस ने 2 जुलाई को लुकआउट नोटिस जारी किया, जिस पर याचिकाकर्ता को फौरन गिरफ्तारी की आशंका हुई और वो हाईकोर्ट का रुख नहीं कर पाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को आज जब यह कहा गया कि मेरा गला काटने की बात हो रही है, और वो सलमान चिश्ती तो अरेस्ट भी हो गया, लेकिन तब जब नुपुर शर्मा ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, और उस वक्त भी उदयपुर जैसी घटना हो चुकी थी, नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाले का गला काट दिया गया था, तो सोचिए
शर्मा को कितना खतरा हो सकता था, तब कहा गया था कि तुमको खतरा है कि देश को खतरा है। आज कम से कम उसी सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है कि नुपुर शर्मा को खतरा था और है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील ने नुपुर की जान पर खतरे की 2 और घटनाएं बताई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एफिडेविट फाइल करने को कहा है, जिसमें नुपुर की जान पर खतरे का जिक्र। वो घटनाएं क्या हैं वो अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज इस ऑर्डर में क्या क्या लिखा है जरा वो भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। ये उस ऑर्डर की कॉपी है, जरा इसको दिखाइए। इसमें आप देखिए ये जो लिखा हुआ है कि कहां कहां एफआईआर हुई है उसका जिक्र है। एफआईआर एट द प्योदनी पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट थाने, एफआईआर एट साइबर सेल पुलिस स्टेशन हैदराबाद, एफआईआर एट बुमरा पुलिस स्टेशन, एफआईआर भिवंडी पुलिस स्टेशन ठाणे सिटी, एफआईआर एट कोंढवा पुलिस स्टेशन पुणे सिटी, एफआईआर इन वेस्ट बंगाल नारकेलडांगा पीएस, एफआईआर इन न्यू दिल्ली बाय दिल्ली पुलिस, एफआईआर एट नानलपेट परभानी महाराष्ट्र और बंगाल का जिक्र किया गया है। एफआईआर एट कोलकाता, एनी अदर एफआईआर दैट मे हैव बीन रजिस्टर्ड विद रिगार्ड टू दैट टेलीकास्ट। तो ये पूरा जिक्र किया गया। आगे देखिए क्या लिखा गया है कि द पिटिशनर हैज नाउ फाइल्ड मिसलेनियस एप्लीकेशन पॉइंटिंग आउट इंटर आलिया दैट इट हैज बिकम नियरली इम्पॉसिबल फॉर ऑल टू अवेल द ऑल्टरनेटिव रेमेडी ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट एंड दैट देयर इज एन इमिनेंट नेसेसिटी फॉर दिस कोर्ट टू इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट हर लाइफ एंड लिबर्टी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो अभी आपको बात बता रहा था कि अब कोर्ट कह रहा है कि ये नुपुर शर्मा और उनके यानी याचिकाकर्ता कह रही हैं कि ये बहुत जरूरी हो गया है उनकी जिंदगी को बचाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे। आफ्टर द ऑर्डर डेटेड 1/7/2022 passed by this court, various subsequent events have occurred, including सलमान चिश्ती claiming to be खादिम ऑफ अजमेर, सलमान चिश्ती और दूसरी घटनाएं जो मैंने आपको बताई उसका जिक्र किया गया है। In the light of these subsequent events, some of which have been noticed above, the concern of this court is to ensure that the petitioner is able to avail the appropriate remedy as permitted by this court, wide order date 1/7/2022. In order to explore such modalities, let notice be issued to the respondents in miscellaneous application फलाना फलाना, और सबसे पूछा भैया, सबको जवाब देने के लिए कहा। तो ये, और इसमें आखिर में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी है, एज एन इंटरिम मेजर इट इज डायरेक्टेड दैट नो कोअर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर pursuant to the impunged FIR's complaint or the FIR's complaint which may be registered entertained in the future pertaining। यानी भविष्य में भी अगर कोई इस मामले को लेकर पहुंच जाए आपके पास तो इसमें FIR नहीं होनी है, FIR में पर कार्रवाई नहीं होनी है, कोई एक्शन नहीं होना है, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी है। 10 अगस्त तक यह भी इसमें लिखा गया है। तो यह उस ऑर्डर की कॉपी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जुड़ रहे हैं, जरा उनसे इस मामले को समझते हैं। अश्विनी जी, थोड़ा सा अगर आप समझा सकें कि 1 जुलाई और 18 जुलाई वही नुपुर शर्मा, वही सुप्रीम कोर्ट, वही जजेस, वही दरखास्त की मेरी जान को खतरा है, ये, लेकिन ऑर्डर में जो बातें लिखी गई थी तब और अब इसमें फर्क आ गया है। आम लोगों के लिए समझा सके कि यह क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी। 3 पहलू हैं इस ऑर्डर के। पहला तो यह कि आज के ऑर्डर को आपने बड़ा एलोबोरेट किया, बड़े कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा कि ऑल्टरनेट रेमेडी को, 1 जुलाई के ऑर्डर को रेफर किया और कहा कि पिछली तारीख में हमने कहा था कि आप जो ऑल्टरनेट रेमेडी है उसको एग्जॉस्ट करें, ऑल्टरनेट रेमेडी में से हाई कोर्ट में जाने का और क्वैश करवाने का। दूसरा, जो आज मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुई, क्योंकि उसी केस में देखिए सुप्रीम कोर्ट में सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दूसरी पिटीशन फाइल नहीं हो सकती है, ये लॉ है। तो एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुई कि आज चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस जो ABCD करके जो थ्रेट्स है, एक आदमी पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, उत्तर प्रदेश से एक थ्रेट आ रही है, एक अजमेर से थ्रेट आ रही है, और ये सिचुएशन प्रिवेल कहती है लाइफ, लिबर्टी और पर्सनल उनका जो अभी उनके जीवन को खतरा है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि लॉ ये कहता है, क्योंकि FIRs भी आपने पूरा कहा कि आज तक की जितनी FIR है 8 FIRs, और आगे भी जो FIR सिमिलर
केस पर होंगी, वो एफआईआर में भी कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए एक ऑफेंस, एक कॉज ऑफ एक्शन, एक व्यक्ति, तो मल्टीपल एफआईआर जो है वो वायलेशन, अब्यूज और मिसयूज प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा। और वो किसी व्यक्ति की जो आर्टिकल 20(2) में लिबर्टी दी गई है, उसके लाइफ लिबर्टी, और उसको मल्टीपल एफआईआर में, मल्टीपल केसेस में सेम कॉज ऑफ एक्शन पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मल्टीपल अरेस्ट को प्रिवेंट करता है। आर्टिकल 21 जो एक इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। और सेक्शन 300 सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो कहता है कि एक ही ऑफेंस के लिए लगातार आप जगह जगह वेंडेटा के तहत एफआईआर नहीं करेंगे। तो कायदे से हम और आप एक एग्रीमेंट पर ये होंगे कि 1 जुलाई को ही इसमें कायदे से स्टे हो जाना चाहिए था। बहरहाल, अब दूसरा हम एक बात करते हैं कि लॉ ऑफ सेमनेस है, लॉ और एक लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस है। कुछ लोग जैसे कंपेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे और केसेस हैं जिन केसेस में भी ये इक्वल पारित होगा। हर केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिए कि नुपुर शर्मा के केस में 153 295 के अलावा और भी मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम एफआईआर होती, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, लॉ ऑफ सेमनेस नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो जो अभी एक फैक्ट चेकर की भी जैसे बात हो रही है, तो उनके केस में हमें देखिए एफसीआरए के वायलेशन भी एक बड़ा विषय है। तो जो ये एक आर्ग्यूमेंट है, तो जबकि नुपुर के केस में लॉ ऑफ सेमनेस था, टीटी एंटनी का केस बड़ा क्लियर था। एक और छोटी सी बात, नहीं, अश्विनी जी एक चीज और बताइए, अश्विनी जी एक चीज और बताइए। बहुत लोग आज ये भी सोच रहे होंगे ना कि उस दिन तो कहा जा रहा था कि भाई जिससे देश को इतना बड़ा खतरा हो गया उसको तो अरेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुई। आज गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है 10 अगस्त तक, ये क्यों हुआ फिर? देखिए, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। इसीलिए तो है कि अगर एक जैसा मुकदमा पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत और स्टेट उसको पैट्रोनाइज करे, सुशांत भाई ये भी समझना पड़ेगा, यहां पर स्टेट के इंस्टेंस पर इंडियन पीनल कोड का मिसयूज हुआ, अब्यूज हुआ, और खास तौर से लोग अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए मुकदमा करवाए, और यही अब्यूज माना जाएगा। और इसीलिए जरूरत इस बात की एक मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व करने के लिए कहा कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए अपनी आइडियोलॉजिकल नीड अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो और कोई आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करता है, तो उसको सेटिस्फाई करने पर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल को खुश करने के लिए आप आईपीसी का मिसयूज नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस माना जाएगा, ये रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाएगा। तो अश्विनी जी, कल हमारे साथ जस्टिस ढींगरा थे और उन्होंने कहा था ये मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी गलती में सुधार करने का, क्योंकि वो उन जजेस में हैं और कई जजेस ने एक चिट्ठी भी लिखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने या उनके जजेस ने जो है वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी। आपको क्या लगता है कि आज जो हुआ है यही उस दिन 1 जुलाई को हो जाना चाहिए था, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस ढींगरा के शब्दों में कहूं तो अपनी पिछली चीजों में सुधार कर रहा है? नहीं, देखिए, सुधार जैसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सुशांत भाई, और खास तौर से ये कहना कि सुधार करना सुधार नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर है, उस समय के सर्कमस्टेंसेस में ऑनरेबल कोर्ट के सामने ऐसे एविडेंस नहीं रहे होंगे जिससे इनकी लाइफ लिबर्टी और थ्रेट ऐसा रहा हो। आज की तारीख में जब स्पेसिफिकली मेंशन हुआ चिश्ती से लेकर अब तक और तमाम घटनाएं हुई, उससे कोर्ट को लगा, और मैं समझता हूं कि मिस्टेक। पर सर तब भी तो उदयपुर जैसी घटना हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात इसीलिए मैं कह रहा हूं, उस समय की सिचुएशंस क्या थी, क्या माइंड में था, वो एक अलग विषय। लेकिन आज मैं समझता हूं कि बड़ा वेलकमिंग डिसीजन है, और लॉ जस्टिस को प्रिवेल किया है ऑनरेबल जजेस ने सुशांत भाई। इस ऑर्डर को देखकर अगर नहीं देते तो जरूर ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। क्या आपको अपने अनुभव से लगता है कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर की तरफ बढ़ रहा है ये मामला? ये हो सकता है, ये होना ही चाहिए क्लबिंग ऑफ एफआईआर, और जो फर्स्ट एफआईआर है वही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वही ट्रायल होना चाहिए। मल्टीपल एफआईआर तो स्टेट। पर अश्विनी भाई, ये होना ही चाहिए तो लोग 1 जुलाई के बाद बोलना छोड़ दिए, क्योंकि जो होना ही चाहिए था वो लोग कह रहे हैं कि वो तो 1 जुलाई को ही हो जाना चाहिए था, जो 18 जुलाई को या 19 जुलाई को हो रहा है। तो होना ही चाहिए तो अब लोग भूल चुके। लेकिन मुझे ये बताइए, ये होगा या नहीं? आपका अनुभव क्या कहता है? निश्चित होगा, ये निश्चित होगा। क्लबिंग ऑफ एफआईआर होगी, और जो फर्स्ट एफआईआर, ऑनरेबल हाईकोर्ट सारे स्टेक होल्डर्स जितने हैं सुशांत भाई, उन स्टेक होल्डर्स माने स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद एक कंसेंसस प्लेस पर, अगर कंसेंसस नहीं होती है तो एक ऐसे प्लेस पर जहां उनकी लाइफ लिबर्टी को खतरा
खतरा नहीं है, या अगर कोर्ट दूसरी जगह भेजता है तो यह कहते हुए कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा पूरी तरह से, जैसा अभिषेक बैनर्जी के केस में सीबीआई वाले मैटर में कहा कि वहीं पर इन्वेस्टिगेशन आप जाकर के करिए, लेकिन यह होगा कि आप इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये चीजें हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक जगह होगा। ठीक है अश्वनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और थोड़ा दर्शकों को और क्लैरिटी देने के लिए पाठशाला में। नुपुर शर्मा के पीछे भारत में ही सरतन से जुदा गैंग नहीं पड़ा है। उनकी जान को जो खतरे का जिक्र हो रहा है वो कितना बड़ा है, आप इसको इस लिहाज से समझिए कि पाकिस्तान से भी सरतन से जुदा गैंग के लोग भारत आकर नुपुर की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स को राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने पकड़ा है, जो नुपुर शर्मा को मारने के इरादे से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान से आ रहा है मारने। सोचिए उस महिला को कितना जान का खतरा है। इस घुसपैठिए का नाम रिजवान अशरफ है और यह पाकिस्तान के पंजाब के बहाउद्दीन शहर का रहने वाला है। पूछताछ में इसने कबूल किया कि वो नुपुर शर्मा को मारने के इरादे से आया था। 16 जुलाई की रात 11 बजे हिंदू मलकोट बॉर्डर क्षेत्र में यह भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में पाकिस्तानी युवक के पास से 11 इंच का चाकू, धार्मिक किताबें, मैप और खाने का सामान बरामद हुआ। रिजवान अशरफ ने बताया कि नुपुर के बयान के बाद उसके शहर में उलेमाओं की बैठक हुई, जिसके बाद उसने नुपुर को मारने का प्लान बनाया। भारत में घुसने के लिए रिजवान ने गूगल मैप का सहारा लिया और वो लाहौर के रास्ते भारत में घुसना चाहता था। कामयाब नहीं होने पर श्रीगंगानगर के हिंदू मलकोट बॉर्डर से घुसने की कोशिश की। भारत में घुसने के बाद बताया जा रहा है कि रिजवान अशरफ श्रीगंगानगर से अजमेर जाने वाला था। अजमेर में चादर चढ़ाने के बाद नुपुर शर्मा को मारने का प्लान था। यहां तो खतरा है ही, पाकिस्तान से लोग मारने आ रहे हैं। सोचिए उस महिला पर कितना बड़ा खतरा है। इसी तरह से पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल के खुलासे में भी नुपुर शर्मा कनेक्शन सामने आया। पटना से गिरफ्तार पीएफआई और एसडीपीआई से संबंध रखने वाले संदिग्धों में से अतहर परवेज ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। जांच के दौरान एनआईए को अतहर परवेज के मोबाइल में नुपुर शर्मा के घर का एड्रेस भी मिल गया। अतहर ने बताया कि नुपुर का एड्रेस व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया था, जिससे दिल्ली में नुपुर शर्मा के घर जाकर हमला किया जा सके। यह नुपुर शर्मा के ऊपर खतरा है। सोचिए कितने बड़े खतरे से वो महिला गुजर रही है। लेकिन आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस बयान नुपुर शर्मा के जिस बयान पर सारा विवाद है, वो बयान नुपुर शर्मा ने तस्लीम रहमानी के उकसाने के बाद दिया था। वो तस्लीम रहमानी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके संबंध पीएफआई से भी हैं, कई बार वो पीएफआई को डिफेंड करते सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया उनका, जो अजमेर का बताया जा रहा है, और इस वीडियो में तस्लीम रहमानी पीएफआई और एसडीपीआई लीडर्स के साथ दिख रहा है। कब का ये नहीं कह सकता, ये बीजेपी ने ट्वीट किया है। और इस वीडियो में अजमेर दरगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव सरवर चश्ती भी दिख रहा है, जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ देश हिला देने वाली आंदोलन की धमकी नहीं दी थी, वो भी है। पीएफआई के आतंक कनेक्शन को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सब का तस्लीम रहमानी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तस्लीम रहमानी पर पता नहीं किसी ने एफआईआर कराई भी है या नहीं कराई है, मुझे नहीं पता एफआईआर हुई है कि नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है, मैं नहीं कहता कि उनकी जान को खतरा होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि उनको किसी तरीके का खतरा होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि नुपुर शर्मा को जहां एक तरफ कॉर्नर किया गया, कहां कहां से लोग मारने आ रहे हैं, वहीं इसी देश में शिवलिंग का अपमान करने वाले तस्लीम रहमानी को आज भी कुछ न्यूज चैनल्स डिबेट में बुलाते हैं। आज भी कुछ चैनल्स बुला रहे हैं। हमने उसके बाद से कभी नहीं बुलाया उस आदमी को, और मैं तो जीवन में ना बुलाऊं कभी, लेकिन कुछ एंकर्स, कुछ चैनल्स उसको बुलाते हैं। और मुझे अफसोस है कि आप लोग उस चैनल को देखते भी हैं। अगर आपको जरा भी लगता है कि अगर नुपुर शर्मा की जिम्मेदारी थी तो इस पुरुष की भी जिम्मेदारी है, तो उन चैनल्स को भी देखना बंद कीजिए। कैसे बुलाते हैं इस आदमी को, और कहां हैं वो लोग? भाई कोई धमकी नहीं देनी चाहिए, यह बात सही है, लेकिन कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी किसी ने इसके खिलाफ नहीं अख्तियार किया। और नुपुर शर्मा जान से मारने की धमकी, रेप की धमकी, सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। कहां है, छुपी है, किसी को पता नहीं है, छुप के रहना पड़ रहा है। यह इस देश में
जो सेक्युलरिज्म है उसकी यथास्थिति दिखाता है। कानूनी कार्रवाई अगर लगता है कि रहमानी पर बनती है तो नुपुर शर्मा पर भी बनती है, तो दोनों पर कानूनी कार्रवाई का ही रास्ता अख्तियार होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों ने नुपुर शर्मा को धमकियां देनी शुरू की। यह गलत है। नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन अपने बयान के कारण नुपुर को क्या नहीं झेलना पड़ा। और यह बात आज भी उन्होंने अपने पिटीशन में कही कि आज भी मुझे खतरा है। नुपुर शर्मा आज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पा रही। यह हालत है इस देश की। फिर से कह दूं कि तस्लीम रहमानी के ऊपर कोई जान का खतरा नहीं होना चाहिए, कोई धमकी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो उस दिन डिबेट में किया था उसको लेकर कानूनी सवाल जवाब तो उनसे भी बनता था, लेकिन कुछ चैनल्स बुलाकर डिबेट में सवाल जवाब कर रहे हैं। पाठशाला में अब उस राजनीति का टेस्ट जो आजकल भ्रम फैलाने में जुटी हुई है। आप लगातार यह सुन रहे होंगे कि आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दी गई, यानी टैक्स लगा दिया गया। रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा गिर गया, देश गर्त में चला गया। यह भी सुन रहे होंगे आप। पहली बार सेना की भर्ती में जाति पूछी जा रही है, आप यह भी सुन रहे होंगे। आज पाठशाला में हम इन्हीं बातों का टेस्ट करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम फैलाया जा रहा है। कभी कभी तो लगता है इस देश में भ्रम की पॉलिटिक्स इतनी भर गई है और बढ़ गई है कि हम पत्रकारों के ऊपर इतना दबाव रहता है कि लोग अब हमारी तरफ देखते हैं कि हम आएंगे और सच बताएंगे। और इतना भ्रम और झूठ फैलाया जाता है कि लगता है कि जैसे सुबह से उठिए और यही काम रह जाता है कि अच्छा अब ये झूठ आया, ये भ्रम आया, चलो इस पे पूरा रिसर्च करो और लाके दो। कोई कंस्ट्रक्टिव जो है पॉलिटिक्स जो है वो देश में बची भी है या नहीं बची है पता नहीं। एक एक करके बताता हूं। पहला भ्रम तो यह फैलाया जा रहा है कि खाने पीने की चीजों पर पहली बार टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है। अब मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या कहते हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि कुछ चीजें जिन पर जीएसटी लगाई गई है वो पहले से ही जीएसटी के दायरे में थी। फर्क बस इतना था कि इन चीजों के ब्रांडेड और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट पर जीएसटी लगती थी और अनरजिस्टर्ड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगता। इस विरोधाभास को खत्म किया गया और इसलिए पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाई गई है, फिर चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। अगर उन प्रोडक्ट्स पर लेबल लगाया गया है या वो प्री पैक्ड तरीके से बेची जा रही हैं तो उन पर जीएसटी देना होगा। जैसे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, अगर आपके सामने एग्जांपल रखूं, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो रजिस्टर्ड राइस ब्रांड है, यानी ब्रांडेड चावल जो आप खाते हैं, ठीक है, इस पर 2017 से 5% जीएसटी लग रहा है। तब भी लग रहा था। अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स को जीएसटी से छूट थी, जिसे अब जीएसटी के दायरे में लाकर 5% किया गया है। यानी खाने पीने की चीजों पर पहले भी जीएसटी लग रही है। इसी तरह से ब्रांडेड दाल, अनाज और आटा, उस पर कितना लगता था? उस पर भी 5% लगता, 2017 से लग रहा था। इसमें क्या क्या हो गया? दाल हो गया, अनाज, गेहूं वगैरह भी हो गया और आटा। और ये ब्रांडेड का बता रहा हूं, जिन्हें यूनिट कंटेनर में पैक करके और रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम देकर बेचा जाता था। यानी जीएसटी जब से शुरू हुई तब से लोग खाने पीने की चीजों पर जीएसटी दे रहे हैं। फर्क बस ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का था। दूसरी बात यह समझिए कि जीएसटी लागू होने से पहले इन चीजों पर आप कितना टैक्स चुकाते थे? तब राज्यों के हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता था। जैसे चावल का उदाहरण देता हूं, अगर आप चावल को देखेंगे, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि भाई चावल पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी। तो आपको बताता हूं, पंजाब के अंदर चावल पर 5% वैट लग रहा था। यानी जो राज्य टैक्स वसूलते हैं, वैट जो वसूलते हैं, वो पंजाब में 5% चावल पर लग ही रहा था। ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब पर लग रहा था। तो जब राज्य टैक्स लगा रहे थे
तब कहां थे वो लोग जो कह रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीजों पर टैक्स लग रहा है? महाराष्ट्र में चावल पर कितना टैक्स वैट लग रहा था? 6% वैट लगता था। अब बताइए राज्य क्यों टैक्स वसूल रहे थे? छत्तीसगढ़, यहां पर चावल के ऊपर कितना वैट लगता है? 5%। यहां भी 5% वैट लग रहा है, और ये सारे विपक्ष शासित राज्य थे। अभी अभी महाराष्ट्र में सरकार बदली। यूपी जहां बीजेपी की सरकार है, यहां 4% वैट लगता है। हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है, यहां पर जो है चावल पर वैट लगता है कितना? 4%। ये आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये प्री जीएसटी बता रहा हूं। जब जीएसटी लागू नहीं हुई थी तब चावल को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो इन राज्यों में वैट लगा करता था। उसके बाद जब जीएसटी आई तो ब्रांडेड पर जीएसटी लगने लगी, नॉन ब्रांडेड पर नहीं लगने लगी। अब वो स्थिति हो गई कि ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों पर लगने लगी, जो कि पहले की स्थिति थी राज्यों के अंदर। क्यों लगने लगी अभी ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। इसी तरह से मैदा, आटा, सूजी का उदाहरण है। अगर आप देखेंगे मैदा, आटा और सूजी का उदाहरण देखिए। सूजी, इसका उदाहरण क्या कहता है? 2013 में कई राज्य जो हैं 4% वैट लेते थे, कई राज्य। और उन राज्यों में कौन कौन था भाई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और बिहार। ये वो राज्य हैं जो 2013 में मैदा, आटा, सूजी इस पर वैट वसूल रहे थे 4% का। तब लगता था ना खाने पीने की चीजों पर। तो पहले तो ये ज्ञान देना कि भाई आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीज पर टैक्स लग रहा है, माफी दीजिए, नहीं है ऐसा, फैक्चुअली नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आपको किस आइटम पर जीएसटी देनी है और किन आइटम पर जीएसटी नहीं लगेगी। कोई भी अनब्रांडेड आइटम खुले में यानी बिना पैकिंग के बिक रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। कोई आइटम सादे या जूट के बैग में बिना किसी लेबल या मार्क के बेचते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पैकेज बनाकर उस पर लेबल लगाकर अगर कंपनी का नाम लिखकर बेचते हैं तो उसमें जीएसटी लगेगा। 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा की पैकिंग है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इसके ब्रांडेड आइटम में लग जाएगा। खाने पीने की नॉन ब्रांडेड, प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला क्यों लिया गया, यह भी आपको समझना चाहिए। इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, जीएसटी के तहत खाने पीने की ब्रांडेड आइटम पर तो 5% टैक्स लग रहा था, लेकिन अनरजिस्टर्ड और नॉन ब्रांडेड आइटम जीएसटी के दायरे से बाहर थे। इस वजह से कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट को बिना ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किए बेच रहे थे। तो वहां चीजें गड़बड़ की जा रही थी, गड़बड़ी को रोकने के लिए टैक्स लगाया गया। दूसरी वजह, 5% जीएसटी लागू करने के फैसले के पीछे दूसरी वजह है टैक्स चोरी को रोकना। कई राज्यों ने भी यह माना कि टैक्स बचाने के लिए खाने पीने की ब्रांडेड चीजें बेचने वाली कंपनियों ने भी नॉन ब्रांडेड पैकेट में अपनी चीजें बेचनी शुरू कर दी थी। इससे राज्यों को टैक्स से होने वाली कमाई कम हो गई थी। तीसरी वजह, जीएसटी काउंसिल से जुड़ी फिटमेंट कमेटी ने भी खाने पीने की नॉन ब्रांडेड अनरजिस्टर्ड आइटम पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। फिटमेंट कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के रेवेन्यू अधिकारी होते हैं। तो ये 3 बड़ी वजह हैं कि क्यों ये जीएसटी लगाई गई है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो किसी राज्य ने विरोध नहीं किया कि यह 5% जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी लागू करने के पीछे एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है ना कि फैसला मोदी सरकार ने मनमाने ढंग से ले लिया। विपक्ष इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सच क्या है कि किसी भी आइटम पर कितनी जीएसटी लगेगी यह जीएसटी काउंसिल तय करती है। जीएसटी काउंसिल में राज्यों के मंत्री भी सदस्य होते हैं। खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मति से यानी सभी की मर्जी से लिया गया था। किसी ने विरोध नहीं किया था जो आज बाहर निकलकर ज्ञान दे रहे हैं। जीएसटी की जिस 47th मीटिंग में यह फैसला लिया गया उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल भी शामिल हैं और सब इस फैसले से सहमत थे। अब जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, एक तो भ्रम फैला रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार टैक्स लग रहा है खाने पीने की चीजों पर, उसका सच आपको बता दिया। दूसरा बड़ा झूठ यह है कि भाई यह मोदी सरकार ने अकेले का कर दिया। सब थे वहां बैठे हुए उस मीटिंग में, किसी ने नहीं कहा कि नहीं 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 ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है, उस जीओएम में भी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के भी सदस्य थे। सिर्फ यही नहीं, जिस फिटमेंट कमेटी ने 5% जीएसटी लागू करने की सिफारिश की, उसमें भी राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के अधिकारी शामिल थे। जीएसटी काउंसिल में सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि टैक्स लीकेज रोकना जरूरी है। इस फैसले को कई लेवल पर परखने के बाद ही इस फैसले को लिया। पहले अधिकारी स्तर पर परखे, फिर जीओएम स्तर पर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के स्तर पर मंथन हुआ। उसके बाद जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों ने एकमत होकर इसको लागू किया। यानी आनन फानन में फैसला नहीं आया, यानी एक व्यक्ति या एक सरकार के फैसले पर नहीं आया। कई लेवल पर चर्चा हुई, कई लेवल पर सहमति बनी, हर राज्य की सहमति बनी, हर पार्टी की जहां जहां सरकार है उसकी सहमति बनी, लगभग सभी का जिक्र मैंने कर दिया, तब जाकर यह हुआ है। और आज उस मीटिंग में सब कुछ करने के बाद कुछ लोग बाहर आए, उनकी पार्टी के नेता ट्वीट करने लगे, देखो जीएसटी लगा दिया। ये इस देश के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? और जीएसटी काउंसिल काम कैसे करती है यह भी समझ लीजिए। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री काउंसिल के सदस्य होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई दूसरा मंत्री काउंसिल का सदस्य होता है। जीएसटी कानून के तहत जीएसटी काउंसिल का कोई भी फैसला बहुमत से लिया जाता है। किसी भी फैसले पर मंजूरी के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मौजूद 3/4 सदस्यों के बहुमत की जरूरत पड़ती है। 3/4। यानी अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी कर लेती तो हो जाता, नहीं, बीजेपी को भी दूसरों की जरूरत पड़ती। तो जिन लोगों के मन में प्रश्न है कि यह 5% जीएसटी क्यों लगी, वो बंगाल में ममता बनर्जी से भी पूछे, वो छत्तीसगढ़ में भी पूछे कांग्रेस की सरकार से, राजस्थान की सरकार से पूछें कि राहुल गांधी यहां ट्वीट कर रहे हैं कि देखो क्या टैक्स लग गए, वो तो कहते हैं ना गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, तो कैसे लग गया? वहां उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? तो फिर राज्यों के गब्बर सिंहों से पूछा जाए, अगर ये गब्बर सिंह टैक्स है तो। बैठक में जो वोटिंग होती है उसमें केंद्र सरकार के वोट का वेटेज 1/3 होता है और राज्य सरकारों के वोट्स का वेटेज मिलाकर कुल 2/3 होता है। मीटिंग के लिए कुल सदस्यों के आधे मेंबर होने चाहिए। ऐसा ही एक भ्रामक प्रचार रुपए की कीमत को लेकर भी किया जा रहा है। ये तो जीएसटी वाला क्लियर कर दिया। मैं बोलता हूं ना, इतना आपको पता रहना चाहिए कि कल को कोई घुमा ना सके। यहां घुमाने वाले बहुत घूम रहे हैं, बिना कहीं गए घर बैठे बैठे रोलर कोस्टर राइड पर आपको कहां लेकर चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये इस देश में चल रहा है। ये जीएसटी हो गया। अब जरा डॉलर और रुपया पर आते हैं। भ्रम वाली राजनीति से ये लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी का नुकसान होगा, होता नुकसान देश का है। अभी क्या कहा जा रहा है कि भैया रुपया डॉलर के मुकाबले 80 तक पहुंच गया, बहुत बड़ा कांड हो गया, देश तो बर्बाद हो गया। कुछ लोग श्रीलंका तक भी ले गए कि श्रीलंका बन जाएगा भारत। $1 की कीमत 80 रुपए हो गई। खूब पॉलिटिक्स चल रही। रुपए की गिरावट पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई दुनिया के हालात नहीं बताता। मतलब ये ऐसे है कि अगर किसी क्लास में सारे बच्चे फेल हो गए हैं और एक बच्चा ऐसा है जिसको जो फेल नहीं हुआ है, जिसको 60% आ रहा है, तो कह रहे हैं इसको तो 60% आया, देखो इसको 100% नहीं आया। जो बाकी फेल हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। लेकिन आज हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि जब दुनिया पास हो रही थी तब यही लड़का कैसे फेल हो रहा था, और आज जब दुनिया फेल हो रही है तो यही लड़का कैसे 60% ला रहा है, उसकी भी चर्चा करूंगा। और ये लड़का है हमारा भारत, मतलब हमारा देश। दुनिया भर की करेंसी का हाल क्या है जरा आपको बताता हूं, सुनिए इसको, फिर कारण पर आऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। दुनिया भर की करेंसी का हाल देखिए। डॉलर के मुकाबले
और ये आपको 2002 की स्थिति बता रहा हूं। फिर मनमोहन वर्सेस नरेंद्र मोदी पर भी आऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं बिना मनमोहन सिंह के सर्टिफिकेट के इस देश में कोई चीज अप्रूव नहीं होता जब तक उनके कार्यकाल की तुलना ना की। तो रुपया की हालत क्या है? रुपया डॉलर के मुकाबले 2022 में करीब 7.49% गिरा है। ठीक है, तो ये नीचे गया 7.5% रुपया 2022 में। अब आपको बताता हूं यूरो कितना गिरा। यूरो जो है वो लगभग डबल है, 13.42% गिरा है। अब बताइए ये कैसे गिर गया? पाकिस्तानी रुपया सुनिएगा, यहां तो जितनी चीजों का बता रहा हूं यहां तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। पाकिस्तानी रुपया ये 19% गिरा, 19% डाउन। ये बगल में इसलिए बता रहा हूं, कोई पाकिस्तान से बहुत उम्मीद नहीं रखता, लेकिन पड़ोसी की हालत क्या है ये भी देख लीजिए। जापानी येन, श्रीलंका का तो बता ही नहीं रहा हूं, उसको तो छोड़ ही दीजिए। जापानी येन की स्थिति क्या है? 21% गिर गया, 21% डाउन। अब बताइए, वहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है। पाउंड स्टर्लिंग, ये जो यूके में चलता है, इसमें 14.5% की करीब गिरावट है, 14.5% गिर गया। यहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये कितना गिर गया? 8%, 8.4%। ये भी गिर गया, ये भी हमसे ज्यादा। साउथ अफ्रीका रैंड 8.5% गिरा। साउथ कोरिया का जो वॉन है वो 11.5% गिर गया। न्यूजीलैंड का डॉलर 11.72% गिर गया। तो यही आपसे कह रहा था कि यहां से देखिए नीचे सारे बच्चे हो गए फेल, और हमारा लड़का डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है तो भी लोगों को हजम नहीं हो रहा, तब भी देश में पॉलिटिक्स चलती है। और ये क्यों हो रहा है अभी आपको बताऊंगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरी दुनिया के हालात खराब हैं, कोरोना, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है और ज्यादातर देशों की करेंसी कमजोर हुई। भारत की क्यों हुई है अभी आऊंगा, लेकिन अब जरा पुराने वाले टॉपर लड़के का भी खोल लेते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था मनमोहन सरकार में, यूपीए। तो मनमोहन यूपीए वर्सेस एनडीए देख लीजिए, डॉलर और रुपया का। डॉलर के मुकाबले रुपया मोदी सरकार में कितना गिरा और मनमोहन सरकार में कितना गिरा था, हमने जरा इसको खंगाला। यूपीए 2 में, यूपीए 2 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए में जो औसत गिरावट थी वो थी 31.77% औसत गिरावट थी। औसत गिरावट, ये रुपया का बता रहा हूं, करीब करीब 32% गिरा था औसत। क्योंकि 2009 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, एक डॉलर के मुकाबले रुपया कितना था? 45.91 रुपये। और 2014 में कितना था? 60.50 था। तो ये स्थिति थी। अब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अगर देखें, मोदी 1 या एनडीए 1 देख लीजिए, मोदी 1, या इसको अगर आप एनडीए 1 कर लीजिए, मोदी 1 क्या करना है, एनडीए 1 कर लीजिए 2014 से आगे। इसमें जो औसत गिरावट है वो है 15.57%। यह है औसत गिरावट 2014 से 2019 के बीच रुपए में। कहां 31 मतलब करीब 32% और कहां 15.5%, मतलब डबल की गिरावट थी औसत गिरावट यूपीए 2 में। तो 2014 को तो आपको बता दिया, 2014 में कितना था? 60.50 रुपया। और 2019 में कितना था? यह था करीब करीब 2019 के अंत में 69.92 रुपीज एक डॉलर की कीमत। तो 9 रुपए की बढ़त थी। अब जरा एनडीए 2 देख लेते हैं कि एनडीए 2 में क्या स्थिति रही डॉलर के मुकाबले रुपए की। यहां औसत गिरावट जो है, औसत गिरावट ये कितनी रही भाई?
ये रही करीब 14.3%, यानी एनडीए 1 से भी कम और यूपीए 2 से और बहुत कम। 2019 में क्या रेट था रुपया का? 69.92 आपको बताया। और 2022 में $1 की कीमत अभी कितनी चल रही है? 79.92, या कह लीजिए आज 80 रुपए हो गया। तो कहां एनडीए 2 में 14% गिरा, कहां एनडीए 1 में 15.5% गिरा, और कहां यूपीए 2 में 32% के करीब गिरा। तो किसके राज में रुपया कितना गिरा देख लीजिए, उसके बाद अपना कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन चल रहा है मामला, रुपया गिर गया, रुपया गिर गया। डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, अब जरा इसको समझना चाहिए। जो कह रहा हूं ना कि पूरा क्लास फेल हो रहा है और अपना लड़का जो है वो डिस्टिंक्शन ला रहा है, तो सब फेल हो रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी ना। क्योंकि यूपीए 2 के जमाने ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में करेंसीज गिर गई थी, या यूपीए 1 के साथ। पहली वजह अभी क्या है रुपया के कमजोर होने की, कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध का असर जो है वो दुनिया भर की करेंसी पर पड़ा है। और उसके पहले कोविड का संकट काल था, तो पहले एक संकट से निकले, दूसरा आ गया और उसमें यह स्थिति बन गई। दूसरी वजह क्या है? कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। अब होता क्या है कि अगर भाई डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डॉलर डिमांड में है। रुपए की कीमत क्यों कम हुई? क्योंकि रुपया अभी डिमांड में कम हुआ। क्यों कम हुआ भाई? डॉलर की डिमांड क्यों है? क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया। कच्चा तेल आप कैसे खरीदेंगे? आप डॉलर में खरीदेंगे। कच्चा तेल महंगा हुआ, अब आपको 1 बैरल खरीदना है, ज्यादा डॉलर देना है। तो ज्यादा डॉलर देना है तो ज्यादा डॉलर की जरूरत है। ज्यादा डॉलर की जरूरत है तो डॉलर की रेट बढ़ गया, रुपया का रेट गिर गया। और यही दुनिया भर में हो रहा है कि डॉलर का रेट, चूंकि जरूरत ज्यादा है लोगों को, कच्चा तेल महंगा हो गया रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, तो वहां डॉलर की कीमत बढ़ गई, बाकियों की गिर गई। सिंपल कैलकुलेशन है। तीसरी वजह, दुनिया में वित्तीय नियमों में सख्ती है। अमेरिका में जैसे अपने यहां आरबीआई है, वहां जो संस्था है उसने जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वहां रिकॉर्ड महंगाई है। अपने यहां तो महंगाई कंट्रोल में, वहां नहीं ना, वहां 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ कि हमारे यहां जो शेयर बाजार में कंपनियां, विदेशी कंपनियां पैसा लगा रही थी, उन्होंने ये पैसा निकालना शुरू किया। भाई पहले वहां से कर्जा ले लिया, यहां लगाया, यहां कमाया, वहां चुकाया। अब वहां इंटरेस्ट ज्यादा है तो कौन कर्जा लेके यहां लगाए? तो कुछ कंपनियां पैसा निकाल रही हैं। वो पैसा निकाल रही हैं तो यहां जो है वो रुपए की कीमत गिर रही है। तो अमेरिका अपना घर संभाल रहा है, इसलिए यहां थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। चौथी वजह, शेयर बाजार के विदेशी निवेशकों का भारत से पैसा निकालना, जिसका कारण आपको बता दिया। 2022-23 में अब तक करीब $14 अरब निकाले गए हैं। सिर्फ जुलाई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने 7,500 करोड़ रुपए के आसपास भारत के बाजारों से निकाले। और क्यों निकाले हैं वो आपको वजह बता दी। तो ये हो गया डॉलर का चैप्टर, डॉलर और रुपया, वो आपको समझ में आ गया। सवाल जरूर पूछिए, लेकिन जरा स्थिति तो देख लीजिए कि हमारा देश कहां खड़ा है और कितना बेहतर या खराब परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से अग्निपथ योजना पर विपक्ष के नेता भ्रम फैला रहे हैं। अग्निपथ योजना पर पहले तो देश में युवाओं को भड़काया गया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। कई जगहों पर ट्रेनें जली, तोड़फोड़ हुआ, सब हुआ, मुद्दा शांत हुआ तो सेना की भर्ती प्रक्रिया में जाति पूछने का आरोप लगाकर फिर से मुद्दे को भड़काने की कोशिश हो रही। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। अरे भैया, ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। ये तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद लिख रहे हैं कि भारत की सेना में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ गया। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? संजय सिंह का बयान भी सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा सच्चाई क्या है। कि सेना में पहले कभी भी जाति नहीं पूछी गई, जाति का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। आप जाति का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जातिवादी मानसिकता को उजागर करता है। यानी जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसकी सच्चाई का टेस्ट भी जरूरी है कि भैया पहली बार सेना में जाति पूछी जा रही है। इसलिए हमने क्या किया, जरा ये दिखाइए डॉक्यूमेंट्स। हमने सेना भर्ती के पुराने नोटिफिकेशन निकाले। संजय सिंह यही कह रहे हैं ना कि पहली बार जाति पूछी जा रही है।
तो हमने पुराने नोटिफिकेशन निकाले, 2021 का निकाला, 2020 का निकाला। नहीं 2021 2020 का नहीं निकाल सके क्योंकि कोरोना की वजह से सेना में भर्ती हुई नहीं थी, इसलिए हमने 2019 2017 इसका नोटिफिकेशन ढूंढा और जानने की कोशिश की कि क्या पहली बार जाति पूछी जा रही। अब जरा तस्वीर देखिए कि क्या है। 2022 का नोटिफिकेशन तो आप देख रहे थे, जो अभी आपको ट्वीट में भी दिख रहा था। उसमें साफ साफ कास्ट और रिलीजन का पैराग्राफ है और उसमें लिखा गया है कि तहसीलदार या डीएम से सर्टिफाइड कास्ट या रिलीजन सर्टिफिकेट लाना होगा। ये 2022 में, जो इन लोगों, ये 2022 वाला, इन लोगों के हिसाब से पहली बार हो रहा है। अब जरा 2000, कहां जा रहे हो भाई, इधर आओ, दिखाओ, ज्यादा हड़बड़ी में। 2019 का दिखाइए। अब ये 2017 का आपको दिखा रहा है। ये देखिए 2017 का, ये 2017 का लिखा है ना, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर रैली एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ईस्ट हिल कैलिकट केरला फ्रॉम 23 अक्टूबर टू 4 नवंबर 2017। 2017 का है। अब जरा इसका देखिए क्या लिखा है। नेटिविटी परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट एंड लिखा है ना कास्ट सर्टिफिकेट, लिखा है ना कास्ट सर्टिफिकेट, स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है आपको। फ्रॉम तहसीलदार डिप्टी कमिश्नर इन ओरिजिनल इन इंग्लिश, फुल नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इशूइंग सर्टिफिकेट मस्ट बी रिकॉर्डेड लेजिबली। अब बताइए, अगर ये देश में पहली बार हो रहा है तो 2017 के नोटिफिकेशन में कैसे है, कैसे है? कोई पूछे संजय सिंह जी से, कोई पूछे तेजस्वी यादव से कि पहली बार अगर कास्ट पूछी जा रही है, आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, तो 2017 में कैसे था? अब आपको 2019 का दिखाता हूं, इसको देखिए। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट जनता वैदिक डिग्री कॉलेज जाट इंटर कॉलेज बरू बागपत फ्रॉम 25 मई 2019 टू 15 जून 2019, लिखा है 2019। अब जरा इसका देखिए नोटिफिकेशन, सेम वही लाइन, कास्ट सर्टिफिकेट अफिक्स्ड विद फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द तहसीलदार एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मंडी। 2019 में भी लिखा हुआ है और आप निकालते चले जाइएगा तो ऐसे ही मिलेगा। और ये 2022 देखिए, 2019 और 2022 दोनों एक साथ रख के दिखा रहा हूं। ये वाला 2022 है और ये वाला जो हाथ में है तरफ, ये 2019 है। दोनों में सेम लाइन है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीला किया हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, दोनों में एक ही लाइन है। तो भैया कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है, ये तीनों एक साथ आपके स्क्रीन पर रख दिया, पढ़ लीजिए। पहली बार देश के अंदर जाति नहीं पूछ रही है सेना, और ये सब बंद कीजिए भाई, असल मुद्दा लाइए। ये झूठ और भ्रम फैलाने से क्या होगा? देश को ही बर्बाद करना चाह रहे हैं क्या आप लोग? 2019 ही नहीं, 2017 के नोटिफिकेशन में भी जाति प्रमाण पत्र मांगा गया। इतना ही नहीं, सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें जाति आधारित भर्ती से इनकार किया गया। उस हलफनामे में सेना ने कहा था कि जाति, क्षेत्र, धर्म पर सेना में भर्ती नहीं होती। डोगरा, गढ़वाल, मद्रास जैसे रेजिमेंट जाति नहीं, क्षेत्र आधारित हैं। कुछ रेजिमेंट सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई एकरूपता के आधार पर हैं क्योंकि इससे सेना की ताकत बढ़ती है। क्षेत्रीय आधार पर भर्ती प्रशासन सहूलियत और कॉमन ट्रेनिंग ऑपरेशन की जरूरतों के मद्देनजर होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं को, उनकी समर्थक मीडिया को, कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलेंगे देश में माहौल बन जाएगा और उसके बाद जो है 2024 जीत जाए। 2024 जीतना हो, 2029 जीतना हो, 2034 जीतना हो, जितना भी आपको चुनाव जीतना हो, वो भ्रम से नहीं जीत सकते, वो मेहनत से जीतना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी से जीतना होगा। और स्ट्रैटेजी में अगर झूठ फैलाना है तो उससे देश का नुकसान हो सकता है, लेकिन देश का नुकसान हर बार बच जाता है क्योंकि हमारे जैसे पत्रकार आकर फैक्ट बता देते हैं, सच बता देते हैं। इसलिए नुकसान इन पॉलिटिकल पार्टीज का ही हो रहा है। बार बार मैं कहता हूं, शेर शेर आया, शेर आया, शेर आया चिल्लाते रहिएगा तो जिस दिन आएगा तो जनता आपकी बात पर यकीन भी नहीं करेगी। पाठशाला में अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।